सलाम जी सर, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सर, फाइनेंशियल इंटरेस्ट से मुराद ये है कि फर्म या नेटवर्क फर्म या पार्टनर या कोई इंगेजमेंट टीम मेंबर या उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर, ये सारे लोग इसमें कवर्ड हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको समझना है ताकि मैं एग्जाम में सिचुएशन को अल्टीमेटली खुद से टैकल कर पाऊँ। वो कहता ये है कि भाई अगर हमारी ऑडिट फर्म या नेटवर्क फर्म या पार्टनर या कोई एंगेजमेंट टीम का मेंबर या उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है क्लाइंट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और वो मटेरियल है, तो क्या आप ऑडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या रिव्यू एंगेजमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तो हम तो इस सेक्शन में है ना कि हम इंडिपेंडेंस सीख रहे हैं ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट्स की, ऐसा ही है। तो फिर वो कहता है कि भाई इस सेक्शन को समझने से पहले आप पहले ये समझें कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता क्या है। भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपने क्लाइंट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर होल्ड किए हुए हैं। अब आपसे मुराद ये है कि भाई फर्म, पार्टनर, कोई इंगेजमेंट टीम मेंबर या उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर, ऐसा ही है। या तो आपने इनडायरेक्टली होल्ड किए हुए हैं। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में शेयर होल्ड करता हूँ और वो कंपनी जिसमें मैं शेयर होल्ड करता हूँ वो मेरे ऑडिट क्लाइंट की पेरेंट कंपनी है। तो ये सारे सिनेरियोज अभी मैंने आपको सिखाने हैं इसी सेक्शन के अंदर, जिस सेक्शन का नाम है 510। आगे जाने से पहले वो बताता ही है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, उसने खुद डेफिनेशन बता दी कि भाई मेरी नज़र में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये है, जरा सुकून से समझिएगा इसको, क्योंकि वो इसी तरीके से सवालों में अंग्रेजी घुमाता है तो वो पिक करना होता है और आपको फिर उसी सिनेरियो को पिक करके यहाँ से लिंक करना है कि भाई मैं इसको डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेनिफिशियल ओनर का कंट्रोल है इंटरमीडियरी पे, या तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप समझिएगा, फॉर एग्जांपल भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर या तो मैंने डायरेक्टली शेयर्स होल्ड किए, मैं पहली चीज़ तो ये, तो वो तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट वैसे ही है। फिर वो कह रहा है ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंटरमीडियरी के जरिए तुमने शेयर्स खरीदे हुए, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि अगर तुमने किसी इंटरमीडियरी के तहत शेयर खरीदे हुए हैं यानी उसके जरिए शेयर खरीदे हुए हैं तो वो इनडायरेक्ट में चला जाएगा। नहीं भाई, वो कह ये रहा है, वो क्लियरली बता रहा है आपको कि अगर बेनिफिशियल ओनर का कंट्रोल है ओवर द इंटरमीडियरी, यानी जो इंटरमीडियरी है वो आपके बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकता और आपने उसके जरिए अगर आगे अपने ऑडिट लाइन में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बेटा ये भी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट के जुमरे में आता है, ये इनडायरेक्ट में नहीं आता। फिर वो इनडायरेक्ट की वजाहत करता है, वो बोलता है व्हेन अ बेनिफिशियल ओनर हैज नो कंट्रोल ओवर द इंटरमीडियरी और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दैट इज इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। यानी साहब आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है कि किसी के जरिए आपने अगर शेयर्स परचेज किए हुए हैं या किसी के जरिए आपने डेट सिक्योरिटीज परचेज की हुई है तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। इनडायरेक्ट में वो सिर्फ तब आएगा जब आप उस इंटरमीडियरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, यानी उसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपको आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस पूरे सेक्शन की बेस इसके ऊपर है। सर अब ये समझ लेते हैं कि यही फाइनेंशियल इंटरेस्ट मटेरियल कब होगा। तो वो कहता है भाई आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उसको मटेरियल कब मानूंगा। वो कहता ये है कि भाई अगर आपने इस फाइनेंशियल इंटरेस्ट की मटेरियलिटी को चेक करना है तो आप सिंपल एक काम करें, आप इस इंडिविजुअल की जिसकी आप मटेरियलिटी टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं इसकी नेट वर्थ को पिक करें और इसके इमीडिएट फैमिली मेंबर की नेट वर्थ को पिक करें। आप वो रखते हैं डिनोमिनेटर में और जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो रखें न्यूमरेटर में। अगर आपका आंसर आ गया लेट से 10%, सही है जी, तो मैं 10% ये नहीं कह रहा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके कोड ऑफ एथिक्स में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। मैं ये प्रिज्यूम्ड अमाउंट बता रहा हूँ कि भाई किसी को भी 10% की हिट आएगी अगर उसकी वर्थ में तो वो उसको इफेक्ट करेगी, वो उसके लिए मटीरियल डेफिनेटली होगी। तो वो कहता यही है कि भाई इन डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट इज मटीरियल टू एन इंडिविजुअल कंबाइंड नेट वर्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स इमीडिएट फैमिली मेंबर में भी टेकन। वो कह रहा है कि भाई दोनों की वर्थ को मिला के चेक करना क्या इन दोनों को मिला के क्या ये मटेरियल है या नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय इमीडिएट फैमिली मेंबर। तो ये डेफिनेशंस भी आपके आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स 2019 में दी हुई है। वो कहता ये है इमीडिएट फैमिली मेंबर वो होता है या तो स्पाउस या तो इक्विवेलेंट। खैर पाकिस्तान में इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ बीवी हो या उसके जैसी ही कोई बंदी जो हमारा ख्याल रखती हो वो इक्विवेलेंट में आती है। तो खैर अगर
उसका भी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो मेरी इमीडिएट फैमिली मेम्बर के जुमरे में आ जाएगा। या तो कोई मुझ पे डिपेंडेंट हो तो वो भी मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में आएगा। फिर वो कहता है भाई क्लोज फैमिली मेम्बर भी समझो। अच्छा एक बात बता दूं, वो सवाल के अंदर ये नहीं बताएगा कि ये इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, वो रिश्ते बताएगा। आपको रिश्ते के बिना पे पहचानना है कि क्या वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है या क्लोज फैमिली मेम्बर है, क्योंकि अगर आपने वो गलत पहचाना तो पूरा क्लॉज ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि आगे ऐसे केसेस हैं जिसमें इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए अलग से बात हुई हुई है और क्लोज फैमिली मेम्बर्स के लिए अलग से बात हुई हुई है। तो वो कहता है भाई क्लोज फैमिली मेम्बर्स कौन होते हैं? पेरेंट, या तो जो है चाइल्ड सिबलिंग हु इज नॉट इमीडिएट फैमिली मेंबर, यानी भाई ऐसा जो औलाद है, और औलाद भी कौन सी औलाद? जो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इवन दो वो औलाद होगी बट फिर भी वो इमीडिएट फैमिली मेंबर के जुमरे में नहीं आएगी क्योंकि वो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है। या आपने बिल्कुल क्लियरली अपने भेजे में फिक्स करके रखना है। अच्छा जी सर, ओवरऑल अब तक हमने क्या किया? हमने पहले ये समझा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता क्या है, वो डायरेक्ट कब होता है, इनडायरेक्ट कब होता है, फिर मैंने सोचा मटीरियल कब होता है, इमीडिएट फैमिली मेंबर क्या होता है और क्लोज फैमिली मेंबर क्या होता है। अब सर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस पे जाते हैं क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको खुद रीड करने जाएंगे आपको 5, 6, 10 बार इवन रीड करना पड़ेगा, तब भी जाके हो सकता है कि ये समझ आ जाए। बट अगर आपको मैं इसको प्लेट में रख के दे रहा हूं तो आप इससे भरपूर फायदा उठाएं। सही है जी। देखते हैं जी पहला केस। इससे टेक्निकली आता है क्या? फाइनेंशियल इंटरेस्ट से एक ही थ्रेड होगा ना, वो कौन सा होगा सर? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ऐसा ही है जी। वो कहता ये है कि भाई फैक्टर्स इवेल्युएट करने के लिए कि लेवल ऑफ थ्रेड कितना सिग्निफिकेंट है, रोल ऑफ इंडिविजुअल होल्डिंग द इंटरेस्ट। अभी अगर एक ट्रेनी ने वो इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी मटीरियल टू द एंगेजमेंट। आप उसको ही नहीं कटा के साइड में कर दो, ऐसा ही है। वेदर द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी मैटर करता है लेवल ऑफ थ्रेड को देखने के लिए कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। और दूसरा ये है कि भाई मटीरियलिटी और फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपको देखना है कि अगर वो मटीरियल होगा तो थ्रेड भी ज़्यादा होगा। यही तीनों चीज़ें मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, तभी मैंने बताया था। अच्छा तो लिखने का तरीका क्या होगा? भाई सिचुएशन आई, आपने सिचुएशन को सवाल में से उठाया, आपने बयान किया कि वो इंटरेस्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और फिर वो इंटरेस्ट मटेरियल है क्या नहीं है। तो आपने ये सारे जो सबूतों के साथ आपने ये लिखा है कि भाई वो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो मटेरियल भी है, हेंस वी अज्यूम दैट द लेवल ऑफ थ्रेड इज सिग्निफिकेंट। तो फिर हमने ये पूरी कहानी बना के लिखनी है ना, तो ये सीक्वेंस भी ऐसी बनाई है मैंने, आगे देखिएगा। फिर वो कहता ही है कि भाई पहला केस समझते हैं, पहले केस को जरा केयरफुली रीड कीजिएगा। वो कहता ही है फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड बाय द फर्म, फर्म यानी अपनी ऑडिट फर्म, ऐसा ही आगे सुने, या इसकी नेटवर्क फर्म या ऑडिट टीम मेंबर्स एंड अदर्स। अभी बताता हूँ अदर्स में क्या आता है, बड़ा सुकून से समझिएगा। देखें ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। हमारा या तो देखें, ये बहुत अहम बातें हैं यार, ये बहुत ही क्रिटिकली इसलिए कह रहा हूँ, बहुत फोकस होकर सुननी है तुम लोगों ने। मैं कह रहा हूँ या तो फर्म का या नेटवर्क फर्म का या टीम के मेंबर का या उनके टीम के मेंबर के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का। अब आपको बताया ना इमीडिएट फैमिली मेंबर्स कौन होते हैं, बिल्कुल आपने याद रखना है। डायरेक्ट इंटरेस्ट है या मटीरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। आप ये बात नहीं समझ रहे, आप समझे, वापस इसको रीड करें। डायरेक्ट मटेरियल इंटरेस्ट नहीं कह रहा, वो कह रहा है डायरेक्ट इंटरेस्ट हो, पहले डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, उसमें मटेरियलिटी की बात ही नहीं कर रहा। या तो वो कह रहा है इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो और वो मटेरियल हो, किसमें? क्लाइंट में। यानी जिस ऑडिट क्लाइंट को मैं करने जा रहा हूँ, ऑडिट करने जा रहा हूँ, वहां पे मेरा या तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या तो इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो इस केस में आप ऑडिट नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा है सुनिएगा। और अदर्स की पहले बात बता देता हूँ। अदर्स में कहता है कि भाई एनी अदर पार्टनर इन द ऑफिस। अच्छा दोस्तों, आपने वो टीम मेंबर, भाई एंगेजमेंट टीम मेंबर का पार्टनर भी तो पार्टी होता है ना भाई, एंगेजमेंट टीम मेंबर का पार्टनर तो ऑलरेडी पार्ट होता है ना। अब आगे क्या कह रहा है? एंड एनी अदर पार्टनर, अदर पार्टनर कौन है? सुनो, any other partner in the office in which the engagement partner practices in connection with the engagement and their immediate family members। देखें क्या क्या रहा है, देखें ऊपर पार्टनर कवर्ड है ऑलरेडी, क्योंकि टीम मेंबर में, एंगेजमेंट टीम में पार्टनर, डायरेक्टर, एम मैनेजर, सीनियर मैनेजर सब आते हैं क्योंकि वो एंगेजमेंट टीम होती है। सही है जी। ये कह रहा है अदर्स की बात कर रहा है, बोल रहा है अगर उसी फर्म में लेट्स से मैं ईवाई की बात करूं तो ईवाई में अगर एक पार्टनर एंगेजमेंट टीम को एंगेजमेंट पार्टनर है, ये उसके अलावा पार्टनर की बात कर रहा है, यानी इसी कराची के ऑफिस में जहां पे एंगेजमेंट पार्टनर काम कर रहा है, सही है जी, उसी ऑफिस के दूसरे पार्टनर की बात कर रहा है। वो कह ही रहा है कि एनी अदर पार्टनर इन द ऑफिस इन विच एंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिसेस
इन कनेक्शन विद द एंगेजमेंट एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर, या तो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर, और दूसरी चीज अदर पार्टनर और मैनेजरियल एम्प्लॉय। बोल रहा है अदर पार्टनर यानी वो पार्टनर जो इसके भी अलावा हो, या मैनेजर इन द फर्म हु प्रोवाइड नॉन अश्योरेंस सर्विस टू द क्लाइंट, यानी उसी क्लाइंट को जिसका फर्म ऑडिट कर रही है उसको नॉन अश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, और अगर उसने कोई इनडायरेक्ट या मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है हमारे ऑडिट क्लाइंट में, या तो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर, देखो ये आपको रिश्ते नाते याद रखना है, सवाल में वो सिनेरियो ऐसा बनाएगा आपको पूरा माइंड मैप बनाना पड़ेगा। वापस सुनते हैं, मैंने कहा सुकून से, तामुल से, फर्म, नेटवर्क फर्म, एंगेजमेंट टीम, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। अब एंगेजमेंट टीम में पार्टनर भी आ गया, एंगेजमेंट पार्टनर आ गया, फिर बोलता है इसके अलावा अदर पार्टनर्स भी कवर करो जो तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसके अलावा वो अदर पार्टनर्स भी इंक्लूड करो जो कि नॉन अश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, उसमें मैनेजर भी आ गया। बात समझिए आपने। और फिर वो कहता है या तो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। इस केस में वो कहता ये है कि भाई हमें, प्लीज सुनिएगा बहुत सुकून से, इस केस में वो कहता ये है कि जब ये सीन होगा तो आपने कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या मटीरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपने होल्ड ही नहीं करना। होल्ड ही नहीं करना का मतलब क्या साहब, सिंपली इसको बेच देना, डिस्पोज कर देना बिफोर अपॉइंटिंग एज एन ऑडिटर। आप बात याद रखिएगा ये, इसके बाद सुनिएगा। फिर वो कहता ये है कि भाई इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की एक एक्सेप्शन है, पर ये कौन से इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की एक्सेप्शन है मैं थोड़ा वापस जाके आपको बताता हूँ, सुनिएगा। मैं वापस आ गया यहाँ पे, वापस से बिल्कुल बिल्कुल तामुल से, ताकि आपको ये पूरी माइंड मैप समझ आए, क्योंकि जब आप इस कोड ऑफ एथिक्स को रीड करेंगे वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, मैंने इसको ब्रेक किया हुआ। सुने, आप मुझसे अगर पूछें कि सर मुझे बताएं रिस्ट्रिक्शन क्या है, मैंने आपको सिंपल एक बात कही, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो फर्म ऑडिट क्लाइंट में इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकती। कौन सा इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकती? डायरेक्ट इंटरेस्ट तो मिनिमम भी हो तब भी अलाउड नहीं है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मटेरियल हो तो भी अलाउड नहीं है। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है, पहली चीज मैंने कहा एंगेजमेंट टीम का कोई भी बंदा डायरेक्ट इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता। और एंगेजमेंट टीम का बहुत सुकून से समझिएगा, एंगेजमेंट टीम का पार्टनर या उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर भी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होल्ड नहीं कर सकते, यानी अगर है भी तो आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो कहता है कि ये कवर्ड हो गए, अब अदर पार्टनर्स को भी जुम्मे मिले नहीं है। उसी फर्म के ऑफिस का अगर कोई पार्टनर है जहां पे एंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिस कर रहा है, वो और उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर, अब मेरी बात सुनना, उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते, और वो नॉन एश्योरेंस पार्टनर या मैनेजर या उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बट ये जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है ना अदर्स वालों के, यानी अदर पार्टनर्स के, एक अदर पार्टनर जो ऑफिस में काम करे, एक नॉन एश्योरेंस वाला, इनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की अब मैं बात कर रहा हूँ, इनके लिए एक्सेप्शन है। वो कह ये रहा है कि भाई फैमिली मेंबर्स में होल्ड रियल इंटरेस्ट, यानी ये इन लोगों के फैमिली मेंबर्स होल्ड कर सकते हैं। क्या होल्ड कर सकते हैं सर? फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर वो रिसीव किया गया है थ्रू एम्प्लॉयमेंट राइट्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर पेंशन के पैसे आए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आए, तो भाई वो तो उसकी एम्प्लॉयमेंट के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आए ना, ये तो कोई मतलब बात नहीं हुई कि आप उसको बोलोगे चले, क्योंकि देखो उसने इंटेंशनली होल्ड नहीं किया था उसको। पर देखें कंडीशन है, इफ फर्म एड्रेसेस द थ्रेट क्रिएटेड बाय द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और फर्म को ये बात पता है कि जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है फर्म ने उसको एड्रेस भी कर लिया। अब एड्रेस करने का तरीका क्या होगा सर? एड्रेस करने का तरीका ये होगा कि हम एंगेजमेंट पार्टनर को बोलेंगे, और एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहा हूँ सॉरी, हम उस अदर पार्टनर को बोलेंगे या उस मैनेजर को बोलेंगे कि भाई अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को बोलो कि भाई या तो दस्ती इसको इनकैश करे ताकि ये मामला सिरे से ही खत्म हो जाए। अगर भाई फॉर एग्जाम्पल पेंशन बेनिफिट उसको मिले तो भाई पेंशन की जो पेमेंट है वो क्यूमुलेटिवली वहां से विड्रॉ कर ले, या इतना विड्रॉ कर ले कि उसका जो इंटरेस्ट है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस होकर बिल्कुल मिनिमल सा रह जाए। ये चीज हो गई। इसके बाद तीसरी कंडीशन ये कि फैमिली मेंबर डिस्पोजेस द इंटरेस्ट एज सून एज प्रैक्टिकेबल, यानी सर अगर मैं पूरा इस सिनेरियो को सम अप करूं, भाई मैंने ये कहा तो सर क्या वो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की इमीडिएट फैमिली मेंबर्स पे भी एक्सेप्शन है? नहीं, यही तो गलती करते हैं बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्सेप्शन सिर्फ किन के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए, अदर पार्टनर्स के और अदर मैनेजरियल एम्प्लॉयज के जो कि नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा है। एश्योरेंस वालों के लिए तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होती। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि आपने ये बड़ा सुकून और तामुल से समझना है, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ है। मैं आपको ये मतलब हल्फिया कह रहा हूँ, खोल के देख ले वो आपको समझ आ जाएगी बात कितना कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। पर ये मैंने आपके प्लेट में रख के दे दी ये चीज़। मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले क्या कहा? फर्म, नेटवर्क फर्म, एंगेजमेंट टीम के अलावा उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स,
डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते। मैंने इसको साइड में लगा दिया, होगा तो डिस्पोज करना पड़ेगा दस्ती। फिर एक और चीज़ मैंने बताई, फिर मैंने आपको एक चीज़ ये बताई, मैंने कहा कि भाई जो अदर्स की बात हो रही थी, अदर्स के अंदर दो लोग आ रहे थे। एक आ रहा था हमारा कौन, इंगेजमेंट पार्टनर के अलावा का पार्टनर जो उस फर्म में ऑपरेट कर रहा था, यानी उस फर्म में काम कर रहा था जहाँ पे ये इंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिस कर रहा है, उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स भी होल्ड नहीं कर सकते। फिर उसने कहा कि भाई अदर पार्टनर जो कि नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं और वही अदर पार्टनर का एक मैनेजर जो कि नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा है, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर भी ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते। पर उन दोनों के लिए एक एक्सेप्शन बता दी। वो एक्सेप्शन क्या है, अगर वो चीज़ या वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट उनको मिला हो एम्प्लॉयमेंट राइट से, पर वो एम्प्लॉयमेंट राइट से मिलने के बाद भी कुछ कंडीशंस है कि हाँ भाई सुनिएगा, ये 3 कंडीशंस हैं। वो रिसीव हुआ कैसे, एम्प्लॉयमेंट राइट से। दूसरी चीज़ क्या है कि फर्म उस थ्रेड को भी एड्रेस कर दे और उसको बोले दस्ती दस्ती इसको सेल ऑफ यानी सोल्ड कर दिया जाए। तो क्या आपको ये बात समझ आती है? ये इस पूरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट का सिर्फ एक सेक्शन है। क्लियर है जी? आगे लेके चलते हैं इसको। फिर वो कहता है कि भाई केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 में कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी कंट्रोलिंग एन ऑडिट क्लाइंट। बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि मैं ऑडिट फर्म हूं, सही है। मेरी ऑडिट फर्म ने या इसके कोई इंगेजमेंट टीम मेंबर ने या उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर ने एक कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है, यानी एबीसी कंपनी नाम दे देता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा भी, यहाँ पे पूरा माइंड मैप बनाया हुआ है। और मेरा ऑडिट क्लाइंट कोई XYZ कंपनी है, मैंने किस में होल्ड किया हुआ है? एबीसी में। मेरा क्लाइंट कौन है? XYZ। पर जो मैंने फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है ना एबीसी कंपनी में, मेरा क्लाइंट XYZ। अभी तक तो ऐसा लग रहा था नॉर्मल है क्योंकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पर आगे सुने। पर जिस कंपनी में मैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूँ ना, वो मेरे ऑडिट क्लाइंट को कंट्रोल करता है। सुने आगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी कंट्रोलिंग एन ऑडिट क्लाइंट, यानी मैं जिस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं वो मेरे ऑडिट क्लाइंट को कंट्रोल करती है। तो इसकी क्या रिपरकेशंस आए देखते हैं। वही वाली 3 चीज़ें कि भाई फर्म हो, ये नेटवर्क फर्म हो, टीम मेंबर या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर। सर इंगेजमेंट पार्टनर कहाँ गया? भाई टीम मेंबर्स में आ गया ना, एंगेजमेंट टीम में आ गया। तो सर यहाँ पे अदर पार्टनर्स की बात नहीं हो रही, नहीं, यहाँ पे अदर पार्टनर्स का जिक्र नहीं हो रहा। आगे एबीसी कंपनी, हमने यहाँ पे डायरेक्ट या तो मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है और इसने हैज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन क्लाइंट इज मटेरियल टू एबीसी कंपनी। और देखें एबीसी कंपनी के लिए ये जो ऑडिट क्लाइंट है ये क्या है? मटेरियल है। ये क्लाइंट क्या है? मटेरियल। आप जरा एक बात समझें, पहले माइंड मैप बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ समझने के लिए कि अगर ये मेरा ऑडिट क्लाइंट है और मैं इसमें कोई मिसस्टेटमेंट निकालूं, तो जाहिर सी बात है ऐसी मिस स्टेटमेंट जिससे प्रॉफिट्स कम होंगे तो ऑडिट क्लाइंट का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो जो एबीसी कंपनी के पास शेयर ऑफ प्रॉफिट है या व्हाट्सएवर डिविडेंड की फॉर्म में रेमिटेंस होगी वो भी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इससे तो मेरा रिटर्न लिंक्ड है कि भाई अगर एबीसी कंपनी ने कम कमाया तो टेक्निकली मेरे रिटर्न्स, फर्म के रिटर्न्स या उसके जो एम्प्लॉयज हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके रिटर्न कम हो जाएंगे। तो टेक्निकली आपकी इंडिपेंडेंस तो कॉम्प्रोमाइज होगी ना। तो ये पूरा सिनेरियो है। आगे देखिएगा, मतलब ये वैसे रीड करो तो बहुत टेक्निकल है, पर अगर ऐसे फ्लो चार्ट्स में करो तो आसान है। आगे सुनते हैं। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता ही है कि फर्म और नेटवर्क फर्म टीम मेंबर या उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर शेल नॉट होल्ड डायरेक्ट और मटेरियल इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द कंपनी, यानी वो सीधा सीधा मना कर रहा है, अभी हरकत नहीं कर सकते। केस 3 वो कहता ही है कि भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड एज अ ट्रस्टी। अब बात समझते हैं। भाई हुआ ही है, या तो फर्म या तो नेटवर्क फर्म या तो कोई इंगेजमेंट टीम मेंबर का बंदा या उनका इमीडिएट फैमिली मेंबर एक ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोविडेंट फंड की बात कर लेता हूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूँ। तो प्रोविडेंट फंड के भी तो ट्रस्टीज होते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या आप ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करता है और इन्वेस्टमेंट्स करके रिटर्न्स लाके अपने एम्प्लॉयज़ को देता है? ऐसा ही है। ये पूरा माइंड मैप बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा ही है। आगे सुनिएगा। देखिएगा हम यहाँ पे क्या है, अच्छा हम बोले तो यहाँ पे फर्म, नेटवर्क फर्म, टीम मेंबर या उनकी इमीडिएट फैमिली मेंबर यहाँ पे ट्रस्टी हैं, यानी इसकी देख रेख करते हैं। और इस ट्रस्ट का डायरेक्ट या
मटीरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसमें, हमारे ऑडिट क्लाइंट में। यानी देखें मैं कह ये रहा हूँ कि भाई मेरा एक ऑडिट क्लाइंट है, सही है जी, उसके अंदर मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, इस ट्रस्ट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस ट्रस्ट ने क्या की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, और हम यहाँ पे क्या है, ट्रस्टी हैं। ये पूरा गेम है, सही है जी। आगे सुनिएगा, वो कहता ही है कि भैया फर्म और नेटवर्क फर्म टीम मेंबर और एनी ऑफ इट्स इमीडिएट फैमिली मेंबर शेल नॉट होल्ड सच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट अनलेस, वो बोल रहा है कि भाई डायरेक्ट इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता, मटेरियल इनडायरेक्ट नहीं हो सकता, पर अनलेस इसकी एक्सेप्शन है। सुनिएगा, ये एक्सेप्शंस की कंडीशन सारी मीट होनी चाहिए, एक एक करके। पहली एक्सेप्शन में रीड कर रहा हूँ, बहुत सुकून से सुनिएगा यार, ये आता है केस, सुनिएगा, पास पेपर भी कराने हैं इसके, सुनिएगा। वो कहता है कि नन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, यानी ये जो ऊपर मैंने लोगों की बात की है, इनमें से कोई भी, या फर्म या उसका इमीडिएट कोई उसका टीम मेंबर या उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर या उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर, कोई भी बंदा उस ट्रस्ट का बेनिफिशियल ओनर ना हो। बेनिफिशियल ओनर का मतलब ये है कि उसके आने वाले जो बचे कुछ रिटर्न्स हैं वो इनको ना मिले, पहली चीज ये। दूसरी कंडीशन ये है कि द इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट हेल्ड बाय द ट्रस्ट इज नॉट मटीरियल टू द ट्रस्ट, यानी जो ये ट्रस्ट ने ऑडिट क्लाइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो पैसे लगाए हुए वो ट्रस्ट के लिए इटसेल्फ मटीरियल ना हो। दो कंडीशंस हो गई, पहला मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं ट्रस्ट का, मैं बोले तो फर्म, नेटवर्क फर्म, एंगेजमेंट टीम और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर। दूसरा क्या कि वो जो इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ ट्रस्ट के लिए मटीरियल नहीं हो। तीसरा, ट्रस्ट इज नॉट एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द ऑडिट क्लाइंट, यानी ट्रस्ट की ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं हो कि वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सके उसको, किसको, ऑडिट क्लाइंट को। और चौथी चीज, क्योंकि देखो अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकेगी तो मैं तो बीइंग अ ट्रस्टी मेरी जो इंडिपेंडेंस है वो तो इम्पेयर हो गई ना। और आखिरी चीज देखें, द ट्रस्ट audit team member and their immediate family members, firm and the network firm cannot significantly influence any decision involving financial interest in an audit client। देखें पहले किसकी बात की, पहले बात किसकी की भाई, बोला भाई जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट इटसेल्फ वहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना रखता। और फिर दूसरी चीज कह रहा है कि भाई जो ट्रस्टी है या इमीडिएट फैमिली मेंबर है या व्हाटसोएवर फर्म है या नेटवर्क फर्म है, वो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्लाइंट पे ना रखती हो। तो अगर ये चार की चार कंडीशंस मीट होती हैं तब आप भले उसको इंटरेस्ट को होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है, वो सीधा सीधा मना कर रहा है। अच्छा सर, अब तक के केसेस की वजाहत करूं तो उसमें पहला केस ये था कि फर्म, नेटवर्क फर्म, इंगेजमेंट टीम मेंबर्स, सही है, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, अदर पार्टनर्स जो उसी फर्म में रहते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिस कर रहा है, उनके जो है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, और अदर पार्टनर्स जो कि उसी क्लाइंट को नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, और उनके मैनेजर्स और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते। फिर जो अदर्स के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे उनकी एक्सेप्शन मैंने आपको सिखाई। फिर मैंने आपको ये कहा कि भाई आप किसी कंपनी में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, और वो कंपनी कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसको, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसका किसके ऊपर, आपके ऑडिट क्लाइंट के ऊपर, तो ये भी आपको अलाउड नहीं है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई कि भाई आप किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, आपसे मुराद वही तीन लोग, यानी तीन लोग से मतलब है फर्म, नेटवर्क फर्म और एंगेजमेंट टीम और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, और उस ट्रस्ट का मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट और डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी वो मैंने आपको सिखाई। सर अब ये सीख लेते हैं कि भाई ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर आपने एक कंपनी के अंदर, मैं ऑडिट क्लाइंट नहीं कह रहा, मैं कंपनी कह रहा हूँ, सही है जी, आपने कंपनी के अंदर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखा हुआ है या तो इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखा हुआ है, दो बातें कही मैंने, और आपके ऑडिट क्लाइंट ने भी इस कंपनी में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखा हुआ है या इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखा हुआ है। तो सर अगर आपने किसी कंपनी में इंटरेस्ट रखा हुआ है, आपके ऑडिट क्लाइंट ने भी इस कंपनी में इंटरेस्ट रखा हुआ है, तो फिर ये सर आपकी एथिकल प्रिंसिपल्स को कैसे वायलेट करेगा, अभी सीख लेते हैं। सर ये आपके एथिकल प्रिंसिपल्स को इस तरीके से वायलेट करेगा क्योंकि आप दोनों टेक्निकली रिलेट पार्टी हो गए ना, यू विल बी टू सिंपैथेटिक क्लाइंट के ऊपर कि हाँ भाई हम तो एक ही वेंचर को चला रहे हैं तो मैं आपको क्यों नुकसान होने दूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो ठुका
तो सीधी सी बात है उसके डायरेक्ट रिप्लिकेशन उस क्लाइंट पे आएंगे, तो मेरा अल्टीमेट फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी तो डूबेगा। तो समझने की बात यह है, बहुत सुकून से समझिएगा, समझने की बात यह है कि भाई जब ऑडिट क्लाइंट किसी कंपनी में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखता है, हम भी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, तो टेक्निकली वी बोथ आर रिलेटेड पार्टीज, हम एक दूसरे का नुकसान कभी भी नहीं करेंगे। और एक और चीज़, फिर वो कहता है कि भाई इस केस में आपके पास क्या हालात वाक़यात होंगे, आपको क्या करना होगा, क्या एक्सेप्शन है, वो सीख लेते हैं। आ जाए जी। वो कह रहा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज इन कॉमन विद ऑडिट क्लाइंट। सर हमने कहा फर्म, नेटवर्क फर्म, टीम मेंबर, इमीडिएट फैमिली मेंबर होगा, ये क्लाइंट है, ये कंपनी है। हमने भी यहाँ पे डायरेक्ट या मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है, क्लाइंट ने भी यहाँ पे डायरेक्ट या तो मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है। वो कहता ये है कि भाई फर्म या तो नेटवर्क फर्म या उसके टीम मेंबर्स या तो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होल्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी व्हेन एन ऑडिट क्लाइंट ऑल्सो हैज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दैट एंटिटी। यानी जब ऑडिट क्लाइंट का भी उसके अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, तो आप उसके अंदर मटीरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते अनलेस इसकी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन समझाने से पहले मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट भी कर देता हूँ। देखें इसकी एक्सेप्शन क्या हो सकती है, सोचें। इसकी एक्सेप्शन यही हो सकती है ना कि आप भले ही एक कंपनी में इन्वेस्ट करें, पर दोनों के लिए ये जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ये क्या हो, इममटीरियल हो। देखिएगा यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, वो एग्जाम में ऐसा घुमाता है ना, वो कहता है कि एक के लिए वो इममटीरियल है, नहीं, यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है। सुनिएगा, पहली एक्सेप्शन ये है कि द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज इममटीरियल टू फर्म, या तो नेटवर्क फर्म या तो ऑडिट टीम मेंबर या तो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, एंड देखो तभी मैंने हाईलाइट किया एंड की बात कर रहा है, एंड द ऑडिट क्लाइंट, यानी ये दोनों पार्टीज के लिए क्या हो, इममटीरियल हो, तब जाके ये इंटरेस्ट वैलिड है, अदरवाइज आपको ये अलाउड नहीं है। और फिर दूसरी चीज कहता है कि क्लाइंट कैन नॉट एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी। यानी वो क्या ही रहा है कि भाई जो क्लाइंट है वो इस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना रखता हो। मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो क्लाइंट है वो इस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना रखता हो। तो सर ये हो गई आपकी और के साथ, और के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों में से कोई एक होगा तब भी ये चीज़ चलेगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्लाइंट इस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, सही है जी, और आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ, आपका वो इंटरेस्ट क्या है, मटीरियल है। मेरी बात समझिएगा, आपका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो मटेरियल है, वो क्लाइंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो जाहिर सी बात है आप अपना नुकसान नहीं होने दोगे, आपको उसकी कुछ ना कुछ बातें माननी पड़ेंगी। तो आप बोलोगे चलिए यार सही है, मैं तेरा ऑडिट अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो इस केस में ये अलाउड नहीं है। यानी पहला केस बता रहा हूँ, पहला केस क्या है, उल्टा बता रहा हूँ, पहले वो वाला केस बता रहा हूँ, सही है। पहला केस क्या है भाई, मैं कहूँ कि चलो अगर मेरा मटीरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और जो क्लाइंट है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो जाहिर सी बात है वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो क्या मुझे उसको अपने साथ लेके चलने के लिए क्या उसकी बातें माननी होंगी? यस सर माननी होंगी। तो इससे तो मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक्सेप्शन है। अच्छा, आप एक और चीज़ सुने, व्हाट इफ मैं कहूँ कि मेरा मटीरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में और क्लाइंट का कुछ है ही नहीं, बिल्कुल चिल्लर से शेयर है, तो कोई थ्रेट ही नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ये कंपनी अलग है वो अलग है, तो कोई मसला नहीं है। अगर दोनों का मटीरियल इंटरेस्ट है तो मसला है। बात क्लियर है? तो अगर हम ये कहें कि दोनों का मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो थ्रेड वुड बी सो सिग्निफिकेंट। अगर एक का मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और दूसरे का है ही नहीं, तो वो कह रहा है एक्सेप्शन है, तो कोई मसला ही नहीं है। और फिर मैं ये कहूँ दोनों का मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तब भी कोई मसला नहीं है। ये बहुत केयरफुली आपने याद रखना है, वो सिनेरियोज देता है और मैं पास पेपर कराऊंगा तो बताऊंगा भी आपको किस तरीके से वो पूछता है। अच्छा सर, अब ये सीख लेते हैं कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट अनइंटेंशनली मिल जाए। सर अनइंटेंशनली का मतलब बता दें भाई। अनइंटेंशनली का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आंखों पे पट्टी बांध के हाथ में शेयर्स थमा के चला गया, सही जी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंगेजमेंट पार्टनर है, वो जिस क्लाइंट का ऑडिट करता है, पहले उसने वहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन नहीं किया हुआ था, बट हाँ उनके जो वालिद हैं, सही है, अगर वो इंतकाल फरमा गए हैं तो उन्होंने वसीयत में ये लिखा था कि इस कंपनी के शेयर्स उसको मिलेंगे। अब वो सर आप तो ये कह दोगे वो इमीडिएट फैमिली, नहीं भाई, वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में नहीं आते, वो क्लोज फैमिली मेंबर में आते हो। यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं किसकी हो रही हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर की हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब उनकी तरफ से आपको शेयर्स मिल गए, यानी एंगेजमेंट पार्टनर को शेयर्स मिल गए, तो अब ये डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया है और वो मटेरियल है। तो डेफिनेट सी बात है कि ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट विल क्रिएट अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, जिससे आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी। तो इन सिनेरियोज को भी टैकल करने का तरीका
आपको कोड ऑफ एथिक्स के 2019 ने बताया, तो वो देख लेते हैं जी। वो कहता है कि भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव्ड अनइंटेंशनली, तो इसको कैसे कैटर करना है आज देखते हैं। वो कहता है कि भाई फर्म, नेटवर्क फर्म या एंगेजमेंट टीम मेंबर्स या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, अगर क्लाइंट का कोई मेरे पास अनइंटेंशनली, सही है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आता है या तो इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट आता है, वो कैसे आएगा भाई। फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त ने जो कि ना क्लोज ना इमीडिएट फैमिली मेंबर में आता है, उसने आपको बोला भाई तू, हम भी अमीर हैं, तू भी अमीर है, तो ले अमीरी के केस में अमीरों वाला गिफ्ट, तुझे मैं कोई 60% शेयर्स दे देता हूँ। तो भाई 60% शेयर्स का मतलब समझते हो, तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ऊपर से इतना मटेरियल के, सीधी सी बात है, आप तो ऑडिट कर ही नहीं सकते, आप तो टेक्निकली कंपनी का मालिक हो गए, कंट्रोल है आपका। तो टेक्निकली ये जो अनइंटेंशनली आपके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट आता है, वो गिफ्ट के जरिए आता है, इनहेरिटेंस के जरिए आता है, मर्जर के जरिए आता है। आप समझिएगा मर्जर के जरिए कैसे आता है। भाई आपने एबीसी कंपनी में, सही है जी, आपने शेयर्स होल्ड किए हुए थे, ऐसा ही है। अब हुआ ये कि वो कंपनी इसमें मर्ज हो गई, किसमें, आपके ऑडिट क्लाइंट में, या उस कंपनी ने इस क्लाइंट को अपने में मर्ज कर लिया। तो टेक्निकली अब हुआ ये, बहुत समझिएगा, बहुत सुकून से ये बात, हुआ ये कि पहले तो इससे कोई ताल्लुक नहीं था, अब वो जो मर्ज हो गई है आपकी, तो टेक्निकली आपको आपकी ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स मिल गए ना। एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई हुआ ये कि ये जो क्लाइंट है, इसको वाइस वर्सा करके देखते हैं, ये जो क्लाइंट है आपका, ये एबीसी कंपनी है, आपने शेयर्स खरीदे थे XYZ के। इस क्लाइंट ने क्या किया, बहुत सुकून से समझिएगा, इस क्लाइंट ने क्या किया, एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी को अपने में मर्ज कर लिया और 2 for 3 की एक ऑफर दे दी। तो सीधी सी बात है, इस क्लाइंट ने अपने शेयर इशू किए होंगे ना उन शेयर्स के अगेंस्ट में। तो टेक्निकली ये जो आपके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट आया, ये अनइंटेंशनली आया, इसमें आपकी कोई नीयत नहीं थी, ये क्लाइंट का अपना डिसीजन था। तो क्या इस केस में भी आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते, ये हरगिज अलाउड नहीं है। तो इस केस में वो कहता ही है कि अगर इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है या तो फर्म को, सही है जी, या तो नेटवर्क फर्म को या एंगेजमेंट टीम को या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को, सही है जी, आपको उसको फौरन से डिस्पोज ऑफ करना है। वो लिख के देता है कि इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ द डायरेक्ट और इनफ इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर इनडायरेक्ट है तो इतना बेच दो कि वो इमटेरियल रह जाए, ताकि आपके डिसीजंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आए, आप बायसनेस से काम ना लें। और फिर वो कहता ही है कि ये भी केस हो सकता है कि अगर, देखेंगे दूसरी चीज़ है, ये इससे लिंक नहीं करना है इसको, दूसरी चीज़ है, अगर ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस बंदे को जो कि ऑडिट टीम का पार्ट नहीं है, देखो, हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम, और एनी ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर, यानी ये वही बात हो गई कि उसी फर्म में रहते हुए जहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिस कर रहा है, उसी फर्म के किसी और पार्टनर को, यानी उसी फर्म के किसी और पार्टनर को, या कि नॉन एश्योरेंस पार्टनर हो जो कि उस एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है, या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर को ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो कह रहा है शैल बी डिस्पोज ऑफ एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे इमीडिएटली नहीं कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सून एज पॉसिबल। और अगर कोई इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो कह ये रहा है कि भाई शैल बी डिस्पोज ऑफ, यानी इनफ ऑफ द इनडायरेक्ट, जो आपका इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो इतना इनफ बेच दो कि वो कितना रह जाए, इमटेरियल रह जाए। और फिर कहता है ये कि एंड जो बाकी इनफ बेचने के बाद कुछ हल्का फुल्का बचेगा, उसके लिए भी कह रहा है कि पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट फर्म शेल एड्रेस द सेट क्रिएटेड एट एप्रोप्रिएट लेवल, यानी एज एप्रोप्रिएट, यानी वो कह ये रहा है कि भाई जो आपने दूसरे वाले केस में, जो कि उस बंदे को फर्म के अंदर ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव हुआ था जो कि एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं था, तो अगर तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, आपने बोला एज सून एज पॉसिबल बेचो, और अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं था, इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, तो आपने क्या बोला कि भाई इतना बेच दो कि वो इमटेरियल रह जाए, और जो बाकी बच गया फर्म उस थ्रेड को भी इवेल्युएट करेगी ताकि वो एप्रोप्रिएट लेवल पे उसको ले आए। आई होप दिस इज क्लियर। इस पूरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट के सेक्शन को अगर मैं वेटेज दूं तो ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल माना जाता है। आगे 2-3 सेक्शन ऐसे और हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, ये सेक्शन अभी फिलहाल ख़त्म नहीं हुआ है। इस सेक्शन के कुछ 3-4 केसेस और हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास में सेक्शन के पास पेपर्स करेंगे, तब जाके सेक्शन खत्म होगा, और देन वील मूव टू अनदर सेक्शंस। जज़ाकल्लाह।